नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम अपने वैज्ञानिकों या रिसर्चरों को नेताओं और बाबाओं से कम जानते हैं। इसमें अचरज की भी बात नहीं है। हम लोग बाबा जी और उनकी बूटी के बारे में ज्यादा जानते हैं। कम से कम महामारी के इस दौर में बाबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, जबकि होनी चाहिए थी वैज्ञानिकों की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 जून को की थी, जब भारत में कोरोना के 2.5 लाख मामले थे। 26 दिन से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और अब संक्रमित मरीजों की संख्या 7 लाख हो गई। इसलिए इसमें बाबा जी का कसूर नहीं कि आप वैज्ञानिकों के बारे में नहीं जानते। इसलिए बगैर किसी अपराध बोध के इस खबर को सुनिए कि गगनदीप कांग ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, जरूर पूछिए कि गगनदीप कांग कौन है और कहां से इस्तीफा दे दिया है। फरीदाबाद की ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की कार्यकारी निदेशक थी गगनदीप कांग। यह संस्थान विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है। निदेशक के पद पर कार्यकाल 1 साल और बाकी था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने 2 महीने पहले एक कमेटी भंग कर दी थी, जिसका काम था कोविड-19 की दवाओं और टीकों की संभावनाओं का पता लगाना। गगनदीप कांग इसी कमेटी की सदस्य थी। वायर की प्रियंका पुल्ला ने लिखा है कि किसी सदस्य को पता नहीं था कि अप्रैल में बनी कमेटी मई में क्यों भंग हो गई। गगनदीप कांग कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन CEPI की इक्विटेबल एक्सेस कमेटी की उपाध्यक्ष भी हैं। यह नॉर्वे का एक संगठन है और एक ग्लोबल नेटवर्क है। यह अलायंस 2017 में बना था, जिसका मकसद है भविष्य की महामारियों की रोकथाम पर काम करना। यह संस्था भी GlaxoSmithKline कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। इस संस्था का अनुमान है कि 12 से 18 महीने के बीच नई वैक्सीन आ जाएगी, जिस पर $2 अरब की लागत आएगी। इसमें कई देशों ने पैसे डाले हैं, कई कंपनियों ने। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट, यूरोपियन संघ भी इसमें शामिल है। इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई शख्स इस्तीफा दे दे, वो भी इस महामारी के वक्त, तो चुप्पी समझ नहीं आती। गगनदीप कांग ने मीडिया से विस्तार में बात नहीं की, इसलिए कारणों को लेकर कहां तक अटकलें लगा सकते हैं ठीक नहीं है, मगर ठीक तो कुछ और भी है जिसे लेकर इतनी चुप्पी भी ठीक नहीं है। गगनदीप कांग कोई इतनी भी साधारण हस्ती नहीं है कि चुप्पी को आसानी से स्वीकार कर लिया जाए। गगनदीप कांग रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की निर्वाचित सदस्य हैं। भारत की पहली महिला हैं जो फेलो के लिए निर्वाचित हुई थी। रोटावैक के विकास में इनका योगदान काफी अहम माना जाता है। यह पहला ऐसा वैक्सीन है जिसे पूरी तरह से भारत में बनाया गया था। गगनदीप कांग के रिसर्च ने डायरिया, रोटावायरस की महामारी और उसके टीकाकरण को समझने में बहुत मदद की है। कांग के रिसर्च ने बताया है कि कैसे खाने या पीने से जब संक्रमण फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है, तो किसी बच्चे के शारीरिक और दिमागी विकास पर किस तरह का असर डालता है। कॉलेरा और टाइफाइड के टीके के विकास में उनके रिसर्च का योगदान काफी अहम है। गगनदीप कांग फेलोशिप ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है और एकमात्र फिजिशियन और वैज्ञानिक हैं जिन्हें लाइफ साइंस में इन्फोसिस अवार्ड मिला है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से अपनी ट्रेनिंग ली है। आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन और अमेरिका गई थी, मगर भारत में बच्चों की बीमारी पर काम करने के लिए लौट आई। ये सब जानकारी हमने वायर, हिंदू एक्सप्रेस के पन्नों से ली है। तो इस तरह का वैज्ञानिक और रिसर्चर अगर इस्तीफा दे दे तो उसका जवाब सिर्फ चुप्पी नहीं हो सकती। चुप्पी का कारण यह नहीं हो सकता कि हम चुपचाप काम करने वाले वैज्ञानिकों को नहीं जानते हैं। बेशक कोई इस बात के लिए हम पर उंगली नहीं उठा सकता कि हम बूटी बेचने वाले बाबाओं को नहीं जानते। दावा तक कर दिया गया था कि ट्रायल हो गया है, दवा लॉन्च हो रही है, विज्ञापन पर आखिरी वक्त में रोक लगा। फिर सफाई आई कि दवा होने का तो दावा ही नहीं किया था, तो फिर ट्रायल किस चीज के लिए हुआ था। एनीवे, बाबा जी और बूटू जी निर्दोष साबित हुए। नुसरत साहब की एक कव्वाली सुना कीजिए, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। यहां प्रीतम का अर्थ बाबा नहीं है, वैज्ञानिक भी नहीं है। प्रीतम कोई और है, वो टॉप लेवल का कोई और है जो आगे की कहानी में पता चलेगा। अभी हमारे सामने सवाल यह है कि ICMR का एक्सपर्ट पैनल वैक्सीन मिलने से पहले ही क्यों बंद हो गया, और इसमें और कांग की इस्तीफा के बीच में क्या कोई संबंध है। इंडियन एक्सप्रेस ने सोमवार को गगनदीप कांग से संपर्क किया था। उन्होंने एक्सप्रेस से कहा कि इस्तीफे का संबंध इस कमेटी के भंग करने से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले ही कमेटी भंग की जा चुकी है।
इस कमेटी का काम था भारत में स्वदेशी के स्तर पर दवाओं और टीके की खोज करना। लेकिन इस महामारी में जहां हर जगह दवा और टीके की खोज के लिए कमेटियां बन रही हैं, बजट की घोषणा हो रही है, इस कमेटी को काम करने से पहले क्यों भंग किया गया? इस वक्त में इस हैसियत की वैज्ञानिक अपने घर वेल्लोर क्यों जाना चाहेंगी? जाहिर है इस कद के वैज्ञानिक खुद को एक कमेटी की सदस्यता का मुहताज नहीं बनाना चाहेंगी, बताना चाहेंगी। जिस संस्था के निदेशक पद से इस्तीफा दिया है वो कोविड-19 के ग्लोबल क्लिनिकल रिसर्च नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। कांग उसी कमेटी की सदस्य भी थी। भारत का एक और संस्थान इस नेटवर्क का सदस्य है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो कांग का घर है और जहां वे प्रोफेसर हैं। महामारी के इस बीच में हालत यह है कि जनता कोविड-19 के टीके की फर्जी खबरों के पीछे भी दौड़ जा रही है। लोग दनादन शेयर करने लग रहे हैं कि भारत में 15 अगस्त तक कोविड-19 का टीका आ जा रहा है। उस पर आता हूं, लेकिन आप सोचिए कि इस टाइम में गगनदीप कांग जैसी वैज्ञानिक का इस्तीफा देकर घर लौटना, सिर्फ घर लौटना तो नहीं हो सकता है। अगर वो यह समझती हैं कि बोलकर भी क्या करें, कुछ होता तो नहीं, तो उनकी बात समझ में आती है, उनकी बात सुनी जाए, इसके लिए तो उन्हें बूटी पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। ये हालत है। फिर भी अगर यही अंतिम जवाब है तो कोई बात नहीं, लेकिन यही तो सवाल है कि अपनी पूरी टीम को छोड़कर कोई घर लौटना नहीं चाहेगा। यही वो हेडलाइन थी जो डेडलाइन पर पहुंचने से पहले बदल दी गई, वरना उम्मीदें हथिया नक्षत्र की बूंदों की तरफ बरसने लगी थी सावन के पहले ही कि भारत में कोविड-19 का वैक्सीन आ जाएगा। बस 15 अगस्त की बात है। लाल किले से जो गूंजेगा वो गूंजता ही रहेगा, चाहता कौन नहीं कि दवा या टीका कुछ भी आ जाए। लेकिन ऐसे तो ना आए जैसे बाबा जी की बूटी आई थी और चली गई। सब हैरान है कि कोई 15 अगस्त की डेडलाइन कैसे दे सकता है कि टीका आ जानी चाहिए, वरना सहयोग ना करने वालों को देख लिया जाएगा। ऐसे स्ट्रीट लैंग्वेज में नहीं था, मगर स्टाइल एसाइज था। लोगों ने क्या क्या सोच लिया। टीका लॉन्च हो चुका है, प्रधानमंत्री लाल किले से ललकार रहे हैं, कोरोना भाग रहा है, तालाबंदी हट गई है, मास्क फेंक दिए गए हैं डस्टबिन में, सड़कों पे नहीं। आजादी 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 के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन तभी कहानी में डैश 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 आ जाता है, और वो ये कि 2 जुलाई को आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने एक विभागीय पत्र लिखा जो मीडिया में लीक हो गया। पत्र का शब्दशः अनुवाद तो नहीं है, मगर व्यापक अनुवाद जरूर है। इस पत्र में 12 अस्पतालों और संस्थानों के उन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को लिखा गया है जो इस ट्रायल से जुड़े हैं, जिसका नाम कोवैक्सिन ट्रायल है। लिखा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से साझेदारी की है ताकि स्वदेशी टीके के क्लिनिकल ट्रायल में तेजी लाई जा सके। भारत के द्वारा यह पहला देसी वैक्सीन विकसित किया जा रहा है। यह उच्च प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट है जिसे सरकार में टॉप मोस्ट लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है। यह वैक्सीन SARS-CoV-2 के स्ट्रेन से ली गई है, जिसे आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने अलग किया है। यह संस्थान भारत बायोटेक के साथ मिलकर इसके प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल के साथ काम कर रहा है। उम्मीद की जाती है कि इस वैक्सीन को सभी ट्रायल के पूरा हो जाने के बाद 15 अगस्त तक लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत बायोटेक इस टारगेट को पूरा करने के लिए तीव्रता से काम कर रहा है, लेकिन अंतिम नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि इस प्रोजेक्ट में शामिल ट्रायल वाले संस्थान कितना सहयोग करते हैं। आप सभी को क्लिनिकल ट्रायल के लिए चुना गया है। लोक स्वास्थ्य के हितों को देखते हुए आप सभी को सख्ती से सलाह दी जाती है कि हर तरह की मंजूरी में तेजी लाएं ताकि ट्रायल शुरू हो सके। यह सुनिश्चित करें कि 7 जुलाई से पहले ही ट्रायल के लिए इच्छुक लोगों का पंजीकरण हो जाए। यह उसी पत्र का हिस्सा पढ़ रहा हूं। कृपया नोट करें, अब लिखा है कि जो सहयोग नहीं करेगा उसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए आप सभी को सलाह दी जाती है कि इस प्रोजेक्ट को उच्च प्राथमिकता दें और बिना किसी चूक के इस टाइमलाइन को पूरा करें। किसी भी लिहाज से यह सलाह देने वाला पत्र नहीं है, हड़काने वाला पत्र है। अगर आपने जॉर्ज ऑरवेल की 1984 पढ़ी है तो इसकी भाषा काफी मिलती जुलती है। प्रोजेक्ट इज बीइंग मॉनिटर्ड एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यह लिखा है। इस किताब में लिखा बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू।
वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ये पंक्तियां इसी रचना से ली गई हैं, पढ़िए ना, मजा आएगा। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ यानी ना जानना ही पराक्रम है। सरकार में कोई टॉप लेवल का है जो मॉनिटर कर रहा है, टॉप लेवल पर बैठा यह शख्स कहीं वही प्रीतम तो नहीं है जो निर्दोष है, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की। एंटायर सरकारी सिस्टम में सबसे ऊपर वाला कौन है? उसके विभाग का नाम नहीं, पद का नाम नहीं, कहीं फिक्शन डिपार्टमेंट तो नहीं है। प्लीज 1984 पढ़िए, पंजाबी में भी आ गई है ये किताब। क्या वैज्ञानिकों को लिखे जाने वाले पत्र की ऐसी भाषा होनी चाहिए? क्या किसी टीके की खोज को लेकर ऐसे आदेश पत्र लाठी की तरह जारी किए जा सकते हैं कि खोजो, निकालो, देखो बिस्तर के नीचे कहीं टीका छिपा हुआ है, 15 अगस्त तक निकाल लाओ। जब प्रश्न उठे तो 4 जुलाई को ही सफाई आ गई। यह आईसीएमआर की सफाई है। इसका सार यही है कि दुनिया भर में वैक्सीन की ट्रायल चल रही है। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि देसी स्तर पर वैक्सीन की खोज को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही यह भी देखना है कि सुरक्षा, गुणवत्ता के जितने भी मानक हैं उन्हें पूरा किया जाए। आईसीएमआर भारत बायोटेक के साथ मिलकर इस ट्रायल को बढ़ावा दे रहा है। मैं उसी सफाई को पढ़ रहा हूं। सार रूप में इसकी प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुकी है, जिसे देखते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। आईसीएमआर की प्रक्रिया ग्लोबल मानकों से मिलती है। देसी ड्रग के खोज में लाल फीताशाही रुकावट न डाले, इसलिए ऐसा कहा गया था ताकि कोई काम फाइलों की धीमी गति के कारण ना रोके। सिंपल सवाल है, फाइलों की धीमी गति को रफ्तार देनी थी तो उस पत्र में क्यों नहीं लिखा था कि काम तेजी से हो, इसलिए फला फला प्रक्रियाएं हटा दी गई हैं? जनता भी जानती कि किन प्रक्रियाओं के कारण देरी हो रही थी। आईसीएमआर ने अपने पत्र में यह सब नहीं लिखा। डेडलाइन लिखना याद रहा। आईसीएमआर आदेश पत्र जारी कर रहा है। अगर यह लाल फीताशाही हटाने का पत्र होता तो यह ना लिखा होता कि टॉप लेवल का कोई मॉनिटर कर रहा है। यानी हम तो कर ही रहे हैं, बाकी भी कोई अज्ञात है जो कर रहा है। तमाम प्रक्रियाओं पर एक नई प्रक्रिया बनाने वाला यह पत्र कैसे दावा कर सकता है कि रेड टेप यानी लाल फीताशाही हटाने के लिए लिखा था? फिर ये टॉप लेवल वाला कौन है सरकार में जिसका कोई नाम नहीं, जिसका नाम इस पत्र में लिखने से उसी तरह से डरा गया है जैसे उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। अब इस सफाई पर भी सवाल उठे तो 5 जुलाई को विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है। इसमें कहा जाता है कि जिन वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है वे 2021 से पहले तैयार नहीं हो सकेंगे, लेकिन तुरंत ही यह लाइन हटा दी जाती है। बाद में सफाई आती है कि उस वाक्य का व्याकरण गलत था। ठीक बात है, अगर लाइकली की जगह अनलाइकली हो गया है तो ठीक कर सकते थे। एक शब्द ही तो ठीक करना था, अनलाइकली को बदलकर लाइकली करना था। उस पंक्ति को ही क्यों हटा दिया गया कि 2021 से पहले कोई भी टीका बाजार में नहीं आ सकता है? और इस पूरे प्रकरण पर बेंगलुरु स्थित इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस के लोग भी नाराज हो गए। उन्होंने ऐतराज में एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें कहा गया है कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ने आईसीएमआर द्वारा लिखे गए पत्र का संज्ञान लिया है। आईएएससी वैक्सीन के विकास का स्वागत करता है, मगर 15 अगस्त तक टीका लॉन्च करने की बात ही अव्यवहारिक है। इसने नागरिकों के मन में अवास्तविक उम्मीदें जगा दी हैं। वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार होना चाहिए, मगर ऐसी टाइमलाइन पहले कभी नहीं देखी गई। आप आधिकारिक तंत्र से संबंधित प्रक्रियाओं में जल्दबाजी कर सकते हैं, मगर वैज्ञानिक चरणों से समझौता किए बिना उनकी कुदरती टाइमलाइन को इस तरह से तेज नहीं कर सकते। इसमें कई हफ्ते और कई महीने लगते हैं। अगर वैज्ञानिक मानकों और सिद्धांतों से समझौता किया गया और जल्दबाजी की गई तो आने वाले सालों में, वर्षों में भारत की जनता के लिए इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। दुनिया भर में टीके को लेकर कई शोध चल रहे हैं, किसी ने डेट नहीं दी है। कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन टीके के परीक्षण की जो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, आप सभी प्रक्रियाओं को लाल फीताशाही नहीं कह सकते। ये प्रक्रियाएं इसलिए भी हैं ताकि किसी टीके की खोज से पहले सब कुछ जांच परख लिया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 के 150 परीक्षण चल रहे हैं। इनमें से कोई एक तो 2021 तक आ ही जाना चाहिए। पहले 2 ट्रायल होते हैं जो छोटे होते हैं, लेकिन तीसरा ट्रायल काफी
लंबा चलता है। और वैक्सीन डेवलपमेंट के मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनंत भान। डॉक्टर भान बायोएथिक्स, ग्लोबल हेल्थ और हेल्थ पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बायोएथिक्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भान साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो ICMR की तरफ से एक डेडलाइन सेट किया गया, 15 अगस्त का तारीख दी गई, और फिर बाद में सफाई आई कि रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही को कम करने के लिए ऐसा कहा गया था। उस सफाई में ये बात तो नज़र नहीं आ रही है कि इसमें 6-8 महीने लग जाएंगे या 18 महीने लग जाएंगे। इस पर आप लोग जो बायोएथिक्स पे काम करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, उन्होंने किस तरह से इस पूरी घटना को देखा है? धन्यवाद रवीश जी। तो जैसे कि आपने सही कहा, ICMR की जो पहली चिट्ठी आई थी जिसमें ये लिखा गया था कि 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार भी हो जाएगा और पब्लिक यूज़ के लिए उसको यूज़ भी किया जा सकता है। उस पर कई लोगों को इसलिए एतराज़ था या ऑब्जेक्शन थी, वो इसलिए है क्योंकि जब हम वैक्सीन साइंस को देखें या वैक्सीन ट्रायल्स जिस तरीके से होने चाहिए उसे देखें, तो उसमें हमें पता है कि काफ़ी टाइम लगता है। उसमें से हम कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि जो समय लगता है उसको थोड़ा कम किया जा सके, बट कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, और उसके कई रीजंस होते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम शोध कर रहे हैं उसमें जो मापदंड होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, वो हम सही तरीके से करें, ताकि जब हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं तो हमें एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, जो ये रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से साइंस करने पे ही मिले हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को रश करेंगे तो जो उसके जो इंटरिम स्टेप्स होते हैं, जो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसे कमिटीज़ को देखना होता है। उदाहरण के तौर पे जो इंस्टीट्यूशंस या क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं, वहाँ पे एथिक्स कमिटीज़ होती हैं जिनका ये काम होता है कि वो प्रोटोकॉल को देखें और ये सहमति दें कि हाँ, ये प्रोटोकॉल हमारी साइट पे इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं। उसमें ये देखते हैं वो कि साइंस ठीक है कि नहीं, साइंस जो अभी तक किया है, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की हैं, एनिमल स्टडीज़ की हैं, वो पूरी हो चुकी हैं, उसका डेटा क्या कहता है। वो ये भी देखते हैं कि प्रपोजल क्या है, कि हमारी क्लिनिकल ट्रायल साइट पे आप कैसे करेंगे, कितने लोगों के साथ करेंगे, उनको आप क्या समझाएंगे, उनका जो सहमति पत्र होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके क्या प्रोटेक्शंस होंगे साइट पे, ताकि किसी तरीके का अगर रिस्क है तो उसको हम कम कर सकें या मिनिमाइज कर सकें। लेकिन ये अगर आप उन्हें बोले कि भाई 2 दिन में दे दीजिए या 1 दिन में दे दीजिए या 3 दिन में दे दीजिए, तो वो उन पे अनड्यू प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वो प्रपोजल पढ़ना है, उसे समझना है, उसके बारे में सवाल करने हैं, क्लैरिफिकेशंस लेनी है, और उसके लिए उनके पास समय होना चाहिए। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई हमें परसों तक रिजल्ट दीजिए। आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा जल्दी कर सकें तो करें, बट उनको आप एक डेडलाइन नहीं दे सकते कि भाई कल और परसों तक ही मुझे चाहिए। तो एक चीज़ तो वो हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जहाँ पे आप ये रिसर्च करना चाहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं, वो जो साइट्स हैं वो तैयार हैं कि नहीं। वो ऐसी साइट्स हैं क्या जहाँ पे पहले इस तरीके के वैक्सीन ट्रायल हुए हैं? क्योंकि अगर आप जो फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के, उसमें से पहला फेज, जिसे फेज 1 हम बोलते हैं, वो सेफ्टी ट्रायल होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर ये वैक्सीन कैंडिडेट हम किसी को देते हैं तो उसको किसी तरीके का रिस्क तो नहीं है, क्योंकि अगर जिस डोज में हम दे रहे हैं, जिस तरीके से हम दे रहे हैं, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही है, कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको इन इंसानों को, जो क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स हैं, उन्हें ऑलमोस्ट 24 घंटे निगरानी में रखना है और कई दिनों के लिए रखना है। तो इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड सेंटर चाहिए होता है। तो जो ये क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं, इनके पास वो एक्सपीरियंस है, उस तरीके का स्टाफिंग है, बैकअप अवेलेबल है कि भाई कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें बैकअप को मैनेज कर पाएंगे। किसी को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए बहुत ही एडवर्स इवेंट में, तो वो अवेलेबल है कि नहीं, वो डेडिकेटेड केयर अवेलेबल है कि नहीं, जो लैब सपोर्ट चाहिए होता है वो अवेलेबल है कि नहीं, रिसर्च के लिए जो स्टाफ चाहिए होता है वो अवेलेबल है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं, और तब जाके आप वो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करेंगे। ये अगर इसमें सब में समय लगता है प्रिपेयर करने में भी, और फिर आप जिनको भी रिक्रूट करना चाहते हैं, जो आपके ह्यूमन वॉलंटियर्स हैं, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं है कि सुबह गए, कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि 10 लोगों को लेके आ जाइए और उन पे एक्सपेरिमेंट कर देंगे।
ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको समझाना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं, इसके रिस्क क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको इसमें क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, और फिर उनको ये डिसीजन देने का हक देते हैं कि आप डिसाइड करिए कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो अब के ज़माने में जब हम जानते हैं कि लोग डरे हुए हैं हेल्थ सेंटर्स में जाने को, क्योंकि उनको लगता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद कोविड ट्रांसमिशन का खतरा रह सकता है, कितनी भी आप प्रिकॉशंस रखिए, ऐसे सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स में थोड़ा रिस्क तो रहता ही है, तो लोग ऑब्वियसली थोड़े से रिलक्टेंट होंगे, तो उन्हें समझाना पड़ेगा। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सडनली सारे पार्टिसिपेंट्स एक ही दिन में तैयार हो जाएंगे, उसमें भी समय लगेगा। और ये तो अभी सिर्फ हम जी, लेकिन मैं ये कह रहा था, अभी सिर्फ हम फेज 1 फेज 2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं। इम्यूनोजेनिसिटी वो होता है कि भाई आप किसी को वैक्सीन देते हैं तो बॉडी में किस टाइप का उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, एंटीबॉडीज बन रही हैं कि नहीं, क्योंकि यही एंटीबॉडीज फिर प्रोटेक्ट करती हैं आपको इन्फेक्शन से, जो कि हम फेज 3 में चेक करते हैं कि भाई एफिकेसी है कि नहीं, वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर पाता है अगर आप एक्सपोज टू इन्फेक्शन है कि नहीं। और वहां पे हम लिटरली हजारों में बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। तो ये सब करना 45 दिन में करना, 2 महीने में करना बहुत ही मुश्किल है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मुश्किल है। ये आपने अच्छा किया कि विस्तार से सारी प्रक्रियाएं समझाई, क्योंकि आम लोगों तक और ख़ास हम पत्रकारों तक भी इस तरह की प्रक्रियाएं ना तो रजिस्टर करती हैं, ना ढंग से पहुंच पाती हैं। ये ख़ास तरह के एक्सपर्ट का डोमेन है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सही नहीं है कि जब महामारी आई तब कई देशों की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो नज़र रखने वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने इस तरह की प्रक्रियाओं में काफ़ी ढील दी है। तो क्या उससे तुलना करते हुए इसको उचित कहा जा सकता है कि इन्होंने भी कुछ ढील दे दी, तो क्या गलत किया? बिल्कुल, आपकी बात सही है कि कुछ ढील तो हो ही रही है, क्योंकि पैंडेमिक महामारी का टाइम है। WHO ले लें या फिर कई अग्रसर जो देश कहे जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उन सब ने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन मिल सके या इवन ड्रग मिल सके, मेडिसिन मिल सके जो सक्रिय हो, काम करती हो, जिससे हमें या तो ट्रीटमेंट मिले या फिर एक प्रिवेंशन का मोडालिटी मिले, जो कि वैक्सीन होता है। बट हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप कितनी भी जल्दी करें, बट जो बेसिक प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं रिसर्च में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि ये जो रिसर्च हमने की है, इसके रिजल्ट्स जो हमें मिल रहे हैं वो साउंड साइंस पे, प्रॉपर साइंस पे बेस्ड हैं, और उसमें हमने एथिक्स का भी ध्यान दिया है, हमने क्वालिटी का भी ध्यान दिया है, ताकि अगर जब हम इस रिजल्ट्स के बेस पे अगर एक वैक्सीन लॉन्च करते हैं तो हमें पता है कि इसमें रिस्क एलिमेंट हमने मिनिमाइज किया है, और इसकी जो एफिकेसी है, जिसके काम करने का क्वालिटी है, उस पर हमें पूरा विश्वास है। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम मिनिमम स्टेप्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट में, उनको सेटिस्फाई करें, और उन्हें एटलीस्ट कुछ महीने तो उसके लिए लगते ही हैं। हम ग्लोबली कहीं भी देखें, किसी भी देश में 2 महीने की बात नहीं की गई है, कम से कम 6 महीने, 12 महीने, शायद उससे भी ज्यादा लगेंगे। दुनिया में आज तक कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है जो 1 साल से कम में बना है। तो अगर कोविड-19 में कोई भी देश बनाता है तो बहुत ही नई चीज होगी, बट उसके लिए भी एडिक्वेट प्रोटेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि हम वैक्सीन के बारे में ये भी जानते हैं कि कई बार लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, कई बार हमें अर्ली एफिकेसी तो मिलती है, ऐसा लगता है कि यहाँ काम कर रहा है, बट जब हम एक्चुअली उसको ज्यादा लोगों को देते हैं एफिकेसी ट्रायल्स में, तब हमें पता चलता है कि इसके कुछ मेजर रिस्क भी हो सकते हैं। दुनिया भर में जब भी वैक्सीन डेवलप होती है, उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम रहता है, तो हम वो पहले से प्री सपोज नहीं कर सकते कि हमारे पास कैंडिडेट है और कैंडिडेट ने प्री क्लिनिकल स्टडीज में अच्छा हमें डेटा दिया है कि वो ह्यूमन स्टडीज में भी काम करेगा। तो मतलब ये तो साइंस का फंडामेंटल प्रिसेप्ट है कि हमें स्केप्टिकल रहना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम पता करें कि ये काम करता है कि नहीं, कि पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये काम करेगा। भान साहब, आप बायो एथिक्स के विद्यार्थी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जैसे कि अभी बताया कि दुनिया में कोई भी वैक्सीन या टीका ऐसा नहीं है जो 2 महीने या 4 महीने में बनाकर उसे ऐलान कर दिया गया। कहीं से भी ऐलान कर दें, आप समुद्र में बड़े से जहाज़ पे भी घूमते हुए ऐलान कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी किले पर ही जाएं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई कैंडिडेट बनना चाहता है तो उससे उसके एथिक्स यानी जो नैतिकताएं हैं उनका पालन होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट बनने जाता है कि हाँ ठीक है, मैं हाथ बढ़ाता हूँ, आपने जो भी इंजेक्शन बनाया है, वैक्सीन बनाई है, वो हमें दीजिए, तो वैसे लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वो अपने अधिकारों को लेकर उन्हें क्या जानना चाहिए कि जिससे उन्हें भरोसा रहे कि
उन्हें किसी तरह के झूठे भरोसे के नाम पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उनका। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और इसका रीज़न ये भी है कि हमें पता है कि भारत में कई सालों पहले ऐसी चीज़ों पे कंट्रोवर्सी हो चुकी है। 2013 में क्लिनिकल ट्रायल्स पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, उसके कारण हमारे जो उस टाइम पे बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते थे वो कम भी हुए, और उसका रीज़न यही था कि बहुत सारे कंसर्न्स उठाए गए थे एक्टिविस्ट के द्वारा कि क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को ये समझ नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी राइट्स क्या हैं, उनको कंसेंट जो होता है, जो सहमति रहती है उनकी, वो उनको पूरे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं उनसे ली गई है। और इसके कई एग्जांपल्स ऐसे आए थे जो कोर्ट में भी गए थे। अगर हम वैक्सीन्स की बात करें तो उससे कुछ साल पहले HPV वैक्सीन, जो कि अब दुनिया में कई देशों में अवेलेबल है, भारत में भी उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टडी हुई थी, उसमें भी कई एथिक्स के बेसिस पे कंसर्न्स उठे थे और वो स्टडी रोक दी गई थी, और उसके बाद कई सालों तक HPV पे कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस से बहुत लोगों को कंसर्न हुआ था कि HPV वैक्सीन के बारे में। तो ये हमें ये भी दर्शाता है कि अगर हम चीज़ें ढंग से नहीं करते हैं तो जो वैक्सीन्स में ट्रस्ट होता है, क्योंकि आजकल दुनिया में ये भी डर है कि कई लोगों को वैक्सीन्स को ही क्वेश्चन करने लग गए हैं कि भाई वैक्सीन सही चीज़ है कि नहीं, इससे कुछ हमें गवर्नमेंट हमें किसी तरीके से कुछ इन्फेक्ट तो नहीं कर देता है। ऐसे वेस्टर्न देशों में बहुत सारे लोगों वैक्सीन सब छोड़ चुके हैं या नहीं लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करें। आपने पूछा कि अगर जो क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए। पहली बात ये देना चाहिए कि जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो पर्याप्त है कि नहीं, वो समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है कि अब इस स्टेज में ये वैक्सीन आ चुका है। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है, जो रिस्क अगर पता है ऑलरेडी तो वो उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं कि नहीं, किस तरीके से प्रोटेक्शंस होंगे, कहाँ पे ये ट्रायल हो रहा है, अगर उन्हें कुछ होता है तो उन्हें किस तरीके से मेडिकल केयर मिलेगी, अगर उन्हें कुछ एडवर्स इवेंट होता है तो हमारे रेगुलेटरी रूल्स ये भी रिक्वायर करते हैं कि कॉम्पनसेशन की बात की जाए। अगर कुछ बहुत ही सीरियस एडवर्स इवेंट होता है और वो लिंक्ड है इंटरवेंशन के इस वैक्सीन से, तो उसमें उनके क्या राइट्स हैं या उनके फैमिली मेंबर्स के क्या राइट्स होंगे। और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर उन्हें किसी से कंप्लेंट करनी है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से उन्हें रिक्रूट किया गया, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो वो किसको अप्रोच कर सकते हैं, चाहे वो लोकल एथिक्स कमिटी हो या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स हो, तो उनको वो अप्रोच करने का उनको तरीका होना चाहिए। और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उनका पूरा हक है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो नहीं करें। और जब पार्टिसिपेट करते हैं उस दौरान भी वो किसी भी टाइम पे बोल सकते हैं कि अब मैं आगे और पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मैं 1 महीने मैंने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं क्लिनिकल ट्रायल छोड़ रहा हूँ। आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि आप कंटिन्यू करें। ये सारे मापदंड ये बहुत ही जी, ये और ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है कि पब्लिक डोमेन में या जनता के बीच में नेहरू जी के व्हाट्सएप मीम तो ज़्यादा फैल जाते हैं, लेकिन इस तरह की जानकारियाँ कम फैल पाती हैं। लेकिन फिर भी हम एक असफल प्रयास हमेशा की तरह करते ही रहते हैं। एक और बात है कि जनता थोड़ी धीरज खो रही है, वो जानना चाहती है। हमसे भी लोग पूछते हैं दवा कब आएगी, टीका कब, वैक्सीन कब आने वाली है। एक जो बड़ा सवाल है कि अगर आ भी गया वैक्सीन, अगर आ गई मार्केट में, तो मिलने को लेकर एक राजनीति होगी। अभी पढ़ने को मिल रहा है कि हर कंपनियों से अमेरिका अपना ऑर्डर दे रहा है, खरीद रहा है जिसके पास पैसे हैं। तो हम बनाने में तो इतनी नैतिकताओं का पालन कर रहे हैं कि लोगों के साथ अन्याय ना हो, लेकिन जब वो दवा बन जाएगी तो उसको बांटने के लेकर जो ये अन्याय होगा उसे कैसे समझें, क्या ये दूर हो सकेगा? बिल्कुल, क्योंकि सवाल तब ये उठता है कि जब पहली बार वैक्सीन बनेगी या कोई भी ड्रग बनेगी, तो हो सकता है कि वो इतने अमाउंट में नहीं बने कि सबको पर्याप्त तरीके से मिल सके, और ये वो भी हो सकता है कि सब जो एलिजिबल है उन्हें भी नहीं मिल सके इमीडिएटली, क्योंकि इतने डोजेस नहीं अवेलेबल होंगे। तो ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है, ये पहले भी हो चुकी है, पहली महामारियों में भी इस तरीके के सवाल उठे हैं, और वहाँ पे इसलिए क्लियर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना ज़रूरी होता है जो पहले से ही डिस्कस किए गए हों। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज हमारे पास डोज आ गए और आज हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि किसको मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि लोग सवाल उठाएंगे कि भाई किसी का पॉलिटिकल कनेक्ट है तो उसको मिल गया क्या, या कोई ज़्यादा अमीर है उसको मिल रहा है क्या, या कोई शहरों में रह रहे हैं तो उनको पहले दे रहे हैं क्या, या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस में है तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, या कोई
ज़्यादा एज में ज़्यादा हैं तो उनको मिल रहा है क्या, तो इस तरीके के कई सवाल उठ सकते हैं। और इसीलिए एक पूरी एक्सरसाइज होती है जिसको कि हम रिसोर्स एलोकेशन एक्सरसाइज या प्रायोरिटी सेटिंग एक्सरसाइज कहते हैं पब्लिक हेल्थ एथिक्स में, जिसमें आप फ्रेमवर्क्स डेवलप करते हैं कि कौन सी महामारी है, किस तरीके से फैलती है, किस तरीके का क्राइटेरिया हमें रखना चाहिए कि पहले कौन एलिजिबल होता है। शायद जैसे हम चाहेंगे शायद कि हेल्थ प्रोफेशनल जो हमारे हैं जो बहुत ही रिस्क में हैं अभी कोविड-19 के, शायद उनको हम प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखें। हो सकता है जो डेली मैनेजमेंट कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, जो डील करते हैं, हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस भी हो सकती हैं उसमें, स्पेशली पुलिस फोर्सेस जो बाहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही हैं, उनको हम इंक्लूड करें। हम हो सकता है ये चाहें कि जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिनको हम जानते हैं कि ज़्यादा महामारी के कारण सीरियस इलनेस हो रहा है या जो डेथ ज़्यादा लाइकली है, कोमॉर्बिडिटी हो गई या एज ज़्यादा हो गई, तो उनको हम प्रायोरिटाइज करें। बट ये क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए जो पहले से ही हम डिसाइड कर लें, ताकि जब हमारे पास डोजेज आते हैं हम उस क्राइटेरिया को फॉलो करें और ये ट्रांसपेरेंटली सबको अवेलेबल हो कि इसलिए हमने ये डिसाइड किया है, इस बेसिस पे किया है और ऐसे हम फॉलो कर रहे हैं, ताकि कोई ये ना सवाल उठा पाए कि आपने उसको क्यों दिया और मुझे क्यों नहीं दिया। आपको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हमने एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया इस एविडेंस बेस पे हमने बनाया था और इसको हम फॉलो कर रहे हैं। जब हमारे पास ज्यादा डोजेस आएंगे तो हम इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास वो क्राइटेरिया नहीं होगा तो लोग बिल्कुल सवाल उठाएंगे कि ये फेवरेटिज्म तो नहीं हो रहा है या जान पहचान के बेसिस पे तो नहीं बांटा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भान साहब इसकी जानकारी देने के लिए। तो बनाने की प्रक्रिया भी आप जानिए, और सारी खुशी इसी में नहीं है कि वैक्सीन बनकर आ गई है, आगे भी जानने के कई सवाल हैं कि आने के बाद वो किसे मिलेगी। अमीर देशों को पहले मिलेगी या अमीर लोगों को पहले मिलेगी या आपका नंबर बहुत बाद में आएगा, मुझे मालूम नहीं। आपका मतलब आप कौन हैं, आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं या नहीं हैं, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। तो काफ़ी कुछ जानने की चीज़ें हैं इस सारी प्रक्रियाओं के संबंध में। बहुत बहुत शुक्रिया भान साहब आपका। अब लेते हैं ब्रेक के बाद चलेंगे बिहार। कोविड के आपने स्थायी और अस्थायी कई प्रकार के अस्पताल देखे होंगे, लेकिन पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में एक ऐसा अस्पताल बनाया गया है जिसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डॉक्टर जो हैं वो संचालित कर रहे हैं। वो मरीजों के बीच, उनके बीच जाकर उनके साथ बैठकर काम कर रहे हैं। बिहार जहां टेस्टिंग के मामले में प्रगति बहुत ज़्यादा धीमी है, कई सरकारी अस्पतालों से बदइंतजामी की खबरें आ रही हैं, लोग यहाँ वहाँ परेशान घूम रहे हैं, उसके बीच ये ठीक ठाक तैयारी की स्थिति नज़र आती है। जब एक जगह पर इस तरह की तैयारी हो सकती है तो बाकी एनएमसीएच से लेकर पीएमसीएच और दूसरे ज़िलों की तैयारी क्यों नहीं विश्वसनीय और पुख्ता बनाई जा सकती है। हम फिलहाल पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में हैं, जहां पर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक टेम्पररी कोविड हॉस्पिटल बनाया है और अगले 12 घंटे हम एक डॉक्टर जो इन कोविड अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं उनके साथ बिताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर निमृत हैं। डॉक्टर निमृत डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बहुत ही पुराने ये रहे हैं। डॉक्टर आप बताइए क्या होने वाला है, आप लोग कब से हैं, क्या है? हम लोग यहाँ मई में आए थे। सेकेंड वीक को हम लोग 10 लोग की टीम बस में बैठ के दिल्ली से पटना आई थी और हम लोग वर अ मिक्स ऑफ डॉक्टर, नर्सेज एंड लॉजिस्टिशियंस एंड ऑपरेशन मैनेजर्स। एंड हम लोग मई से यहाँ पे हैं। पहले हमारा मैक्सिमम टाइम जो गया है वो पूरा स्टेडियम सेटअप करने में, लॉजिस्टिकली इसको स्टेडियम को एक 100 बेडेड कोविड फैसिलिटी बनाने में। लेकिन पटना क्यों? बिहार का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो इस टाइम की पैंडेमिक में थोड़ा सा मुश्किल है उनको खुद से ये सब मैनेज करना। तो हमें था कि नहीं, हम सपोर्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और हमारा जो रेगुलर प्रोजेक्ट है उसमें भी हम उसके लिए भी हमारे लग रहा था कि बेटर होगा कि अगर हम बिहार में करें, हमें पता है सिस्टम कैसा है।
हमने देखा दूसरे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जो होते हैं वो सीसीटीवी पे मॉनिटर करते हैं, डॉक्टर्स अब हमने पूरी जो रिक्रूटमेंट करी है वो इसी सोच के करी है कि डॉक्टर तो रहना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग माइल्ड मॉडरेट केसेस ले रहे हैं उनको डॉक्टर्स चाहिए और सब चाहिए, तो इसलिए डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सेज भी रहती हैं, काउंसलर्स भी रहते हैं, ले काउंसलर, एजुकेटर, वो मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, वो नाइट शिफ्ट में नहीं रखते, बट हाँ हम लोग एज अ टीम के साथ काम करते हैं और पूरा घंटा डाउन द क्लॉक यू फाइंड डॉक्टर्स नर्सेज। डॉक्टर्स की तो अपनी लाइफ होती है। सर सबको पता है सबकी लाइफ है, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ काम करने आए हैं और अपनी लाइफ हमें पूरा रेस्ट मिलता है। अगर आप नाइट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बैक टू बैक ड्यूटीज कर रहे हो, पूरा रेस्ट मिलता है। ये मेरे साथ है हाइजीन एजेंट नाइट पे, तो ऐसे 8 साढ़े 8 तक हमारी पूरी नाइट टीम जो है वो रहती है। एक टीम में कितने लोग? सर एक टीम में 2 डॉक्टर्स, मॉर्निंग इवनिंग में हमारा थोड़ा रेशियो चल रहा है, मॉर्निंग में हम 3 भी रह चुके हैं, मॉर्निंग में 2 भी होते हैं, नाइट में मोस्टली 2 रहते हैं। 2 नर्सेज जिसमें एक नर्स, एक ANM या एक PNM का मिक्सचर है, हाइजीन एजेंट होते हैं, स्ट्रेचर बेरर होते हैं। जो ले काउंसलर, एजुकेटर्स हैं और मेंटल हेल्थ मैनेजर्स हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, लेकिन रात को वही है कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हम डॉक्टर्स भी उनसे बात कर सकते हैं, उनको काउंसिल कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटी है यहाँ पे किस तरह के पैसे हैं क्या? सर ये फैसिलिटी कोविड पॉजिटिव माइल्ड टू मॉडरेट जो केसेस हैं जिनको एक लेवल तक माइल्ड मतलब कि कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको एक वॉच, उनका फीवर वॉच करना है, उनके सिम्टम्स वॉच करने हैं, उसके लिए। और दूसरा मॉडरेट मतलब जिनको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारी फैसिलिटी का USP आप जिसको पूछ सकते हैं वो है कि हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के थ्रू मैक्सिमम 10 लीटर्स की ऑक्सीजन जो है, ये आप देखेंगे ये जो नर्सिंग स्टेशन है इसके साथ ये पूरे लगे हुए हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो नर्सिंग स्टेशन के साथ 10 बेड्स हैं, उनके साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगे हैं। तो अभी 30 बेड्स की फैसिलिटी खुली है, फिलहाल 100 बेड का है, लेकिन अभी हमने 30 बेड्स खोला है। इस बीमारी के साथ एक सबसे बड़ा फ्रॉम द डे वन ये हुआ कि स्टिग्मा, ये पेशेंट्स से आप बात करते हैं या आप खुद ही उनको डील करते हैं, कैसा ये स्टिग्मा का जो पार्ट है लोगों को ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है? सही बोला सर, स्टिग्मा मतलब दोनों पार्ट पे है, सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है, डॉक्टर्स भी जो ट्रीट कर रहे हैं वो भी स्टिग्मेटाइज हो रहे हैं और परेशानी सबको है, डॉक्टर्स को भी होती है, वो भी परेशान अपनी फैमिली से दूर है, यहाँ काम कर रहे हैं, उनको डर रहता है कि उनको ना इन्फेक्शन हो जाए, पेशेंट आया अपनी फैमिली से दूर, वो यहाँ पे है। तो इसके लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। MSF का कोर है इस प्रोजेक्ट का मेंटल हेल्थ सपोर्ट, नॉट सिर्फ पेशेंट्स के लिए सिर्फ नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए भी है। मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं, ले काउंसलर, एजुकेटर्स हैं जो उनसे बात करते रहते हैं, हमें भी ऑप्शन होता है कि हम भी उनसे बात कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी है तो।